जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बॉटनी की हमारी सेकंड लास्ट क्लास हो रही है, जिसमें हम आप लोगों को पूरी की पूरी बुक का पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो एक बार आप सभी पर जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों। और ये हमारे यहाँ सेकंड लास्ट क्लास होने जा रही है येलो बुक की। इसका एक वीडियो आएगा जो कि हमारी पूरी संपूर्ण येलो बुक की अंतिम क्लास रहेगी। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही हैं, तो इस वजह से आप लोगों की जो क्लास है ये कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जैसे ये येलो बुक आपकी कंप्लीट होती है उस दिन से आपका काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जो आपकी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बुक है जो कि रोजगार वेद अंकित सर की 11,000 प्लस क्वेश्चनों की, उसका वीडियो आपने क्यों रोक दिया। तो वेट कीजिए केवल 2 दिन का। 2 दिन बाद आपको वो क्लास जरूर मिल जाएगी और पर डे क्लास उसकी होया करेगी, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं। तो चलिए अब बिना देरी के बिना बात के सीधा हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे और जल्द से जल्द इस बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और हो सकता है आज की क्लास थोड़ी हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि आपको ये कल की क्लास में यानी कि कल की लास्ट वीडियो में हमको ये पूरी बुक कंप्लीट करानी है। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी प्यारे जल्दी से जुड़ जाएंगे और वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि लास्ट सेशन चल रहा है, जिसमें लास्ट सेशन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको टॉपिक पर। टॉपिक रहेगा हमारा आज का प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें यहीं से हमने क्लास को ऑफ किया था, वहीं से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है। आपने यदि पिछली क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण कहते किसे हैं, पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूशन आपके कौन कौन से प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण आपका 3 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका जल प्रदूषण, जल में प्रदूषण फैलाना। वायु प्रदूषण, हवा में प्रदूषित होना। और आपका मृदा प्रदूषण भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मृदा प्रदूषण। ये आपका भौतिक परिवर्तन से भी होता है, भौतिक प्रदूषण भी होता है, रासायनिक भी होता है और आपका जैविक गुणों से भी होता है। यानी कि हम इससे सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि वायु जल भूमि की भौतिक एवं रासायनिक और उसके जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम प्रदूषण कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल इजी और सिंपल सी परिभाषा है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो। बस आपको भौतिक, रासायनिक, जैविक 3 गुणों से आपका प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं CO। ये इसका फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मस्तिष्क को एस्बेस्टस धूल, फेफड़ों को सीसा, उदर को पारा रक्त की धाराओं को प्रभावित करता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हमारे शरीर में वायु के माध्यम से पहुंचता है तो उससे प्रभावित अंग कौन सा होता है वो हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। यदि हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है वायु प्रदूषित से, तो हमारे मस्तिष्क पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और यदि हमारे शरीर में एस्बेस्टस यदि पड़ जाता है, एस्बेस्टस के धूल के कण यदि हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यदि हमारे शरीर में सीसा, यानी जिसको बोलते हैं लेड, PB, यदि सीसा जाता है तो हमारे उदर यानी पेट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यदि हमारे यहाँ शरीर में पारा युक्त, यदि हम कोई भी चीज़ पीते हैं, कोई भी ड्रिंक करते हैं या वायु के माध्यम से कोई भी चीज़ जाती है हमारे शरीर में अंदर जिसमें पारा की मात्रा अधिकतम होती है, तो पारा जो होता है हमारी रक्त की धाराओं को प्रभावित करता है। जो हमारे शरीर में रक्त की धाराएं बहती हैं वो उन पर इफेक्ट करता है। क्लियर, ये थे आपके जो आपके विभिन्न जो गैसें हैं उनके हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस किस अंग पर पड़ते हैं। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और आपका होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ये क्या है आपके ये इन्हीं के कारण अम्ल वर्षा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा किस कारण होती है, तो आप बोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण में होने वाले रोग। वातस्फीति, जिसको बोलते हैं एम्फेजिमा, है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो कि वायु प्रदूषण में सबसे हानिकारक जो होने वाला रोग होता है वो होता है वातस्फीति, जो कि हमारे फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है पेरोक्सिली एसिटिल नाइट्रेट, एक गौण प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984, इस लाइन को आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आपका पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का दोस्तों रिसाव हुआ था। आपसे दोस्तों गैस का नाम पूछा था, तो वो था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो आपको बताना है दोस्तों 3 दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन में कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से दोस्तों बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, निच्छालक भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक होते हैं। पारा युक्त यदि हम जल पीते हैं तो उससे हमें दोस्तों मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग हो जाता है। इसको एक बार आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और ताकि स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना के एक पॉइंट बना के जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि दोस्तों हम एस्बेस्टस के रेशों से युक्त यदि हम जल का सेवन करते हैं तो एस्बेस्टस से दोस्तों नामक हमारा जानलेवा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यदि मान लेते हैं कि वातावरण में चारों ओर दोस्तों एक अनिश्चित, जिससे कोई भी मतलब नहीं और दोस्तों ध्वनि फैली हुई है, तो वो आपका क्या है दोस्तों? एक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत दोस्तों ऊंची आवाज या दोस्तों शोर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से उत्पन्न किया गया क्यों ना हो। यानी कि दोस्तों ध्वनि प्रदूषण दोस्तों स्रोत यानी ऊंची आवाज होता है, हो हल्ला शोर मचाना, ये सभी क्या ये आपका ध्वनि प्रदूषण है। चाहे वो आप किसी भी प्रकार से दोस्तों आप उसका ध्वनि प्रदूषण क्यों ना हो रहा, चाहे दोस्तों आपका मनुष्यों के द्वारा प्राकृतिक रूप से हो रहा हो, चाहे दोस्तों आपका कृत्रिम रूप से हो रहा हो। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों यदि भूमि के दोस्तों विकृत रूप दोस्तों भूमि का जो आप लोग देखते हैं कि भूमि भी दोस्तों मिट्टियां भी दोस्तों कई जगह की दोस्तों खराब हो जाती हैं, तो वो दोस्तों क्या है? दोस्तों मिट्टी का खराब होना है, मिट्टी का विकृत रूप होना, वो आपका दोस्तों मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी कि वह मिट्टी जहां पर दोस्तों कोई भी चीज उगती नहीं है, दोस्तों बंजर पूरी पड़ी रहती है, वो एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मृदा प्रदूषण की कंडीशन है। अगला पॉइंट, अगला है दोस्तों अम्लीय वर्षा, खानों से जल प्राप्त जल, उर्वरकों व कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि, ये सभी दोस्तों मृदा प्रदूषण आपके होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी दोस्तों एक उर्वरक हुआ, कीटनाशक जो आपकी दवाइयाँ हुई, और आपके अम्लीय वर्षा हुआ, या दोस्तों खानों से प्राप्त हुआ जल हुआ, यानी कूड़ा करकट जो भी आपके उद्योग द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, यदि हम दोस्तों उनको नॉर्मली ही दोस्तों ऐसी फेंक देते हैं जमीन पर, तो दोस्तों वो एक तरीके का हमारा मृदा प्रदूषण है। क्या है दोस्तों? वो मृदा प्रदूषण ही होता है। अगला आता है दोस्तों, नाभिकीय प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइएगा कि नाभिकीय प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है, या नाभिकीय प्रदूषण किन किरणों से उत्पन्न होता है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, या रेडियो एक्टिवता किरणें। तो आपकी दोस्तों इसमें रेडियो एक्टिव किरणों से आपका नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण। दोस्तों चिकित्सा में भी दोस्तों कुछ प्रयोग करने किए जाने वाली दोस्तों किरणें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए दोस्तों लाभदायक हानिकारक भी होती हैं। परमाणु भट्टियों से प्रयुक्त होने वाली ईंधन से भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। एक तरीके से यदि हम एग्जाम्पल लें, जो आपके दोस्तों ईंट भट्टे होते हैं उनमें से दोस्तों जो काला धुआं निकलता है वो भी दोस्तों एक तरीके का आपका प्रदूषण है। सूर्य की दोस्तों परावैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। दोस्तों सूर्य की जो हमारी पास परावैंगनी किरणें आती है जिससे दोस्तों ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, उनसे भी दोस्तों प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्लियर? यहाँ तक की बातें दोस्तों आपको समझ में आई। दोस्तों बहुत ही फास्ट चल रहे हैं ताकि दोस्तों आपको मैं सरल लैंग्वेज में दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूं, जाके आप कितना भी मैं फास्ट पढ़ाऊं आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, और आपके कौन से प्रशिक्षण केंद्र कहां पर किस जगह स्थित है, इस पर चर्चा करेंगे और इसको लगाएंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को लेना है इसका स्क्रीनशॉट और बनाने हैं नोट्स। चलिए पहला दोस्तों पॉइंट दिया गया है आप लोगों को, पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये दोस्तों आपका चेन्नई में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र ये दोस्तों आपका धनबाद में स्थित है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र इकोलॉजी साइंस सेंटर ये आपके दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र। सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र ये दोस्तों आपका कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? कोयम्बटूर में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों प्रदूषक और उनसे प्रभावित होने वाले अंग।
जैसे कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, अभी चारों पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ, ये चारों पॉइंट आपके रिपीटेड हैं, तो आपको दोस्तों ये एक साथ दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको ले लेना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि दोस्तों हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO यदि पहुँचता है, तो हमारे शरीर में लीवर और किडनी को दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचती है। यदि दोस्तों नाइट्रोजन की ऑक्साइड यदि हमारे शरीर में पहुंचता है, तो दोस्तों हमें कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और सीधी सी बात है, यदि हमारे शरीर में दोस्तों धूल के कण यदि पहुंचेंगे, तो दोस्तों हमें श्वास संबंधी दोस्तों रोग हो जाएगा, श्वास संबंधी रोग हो जाएगा। यदि हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं लेड यानी कि पीवी, हम सीसा भी बोल सकते हैं, इसकी मात्रा यदि हमारे शरीर में पहुंचती है, तो दोस्तों हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दुष्प्रभावित हो जाता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस पर दोस्तों सबसे सर्वाधिक लेड का दोस्तों दुष्प्रभाव पड़ता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, अगला है दोस्तों पर्यावरण संस्थान और उनसे प्रशिक्षण केंद्र किस जगह स्थित है। जैसे कि दोस्तों आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, सेकंड पॉइंट को, आया हुआ एग्जाम में का क्वेश्चन है, ये आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पार दोस्त, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी आपका दोस्तों कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। वन उत्पादकता केंद्र, ये दोस्तों आपका रांची झारखंड में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान भौगोलिक संस्थान, ये दोस्तों आपका फरीदाबाद में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह दोस्तों आपका भोपाल में स्थित है। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, यह आपका दोस्तों कोयम्बटूर में स्थित है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सब ले सकते हो। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, इसको लगाएंगे इंपॉर्टेंट, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको लिख लेना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 जून तो आपको सभी को याद होगा, लेकिन जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपके होते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिएगा आप लोग जो भी क्लास में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दोस्तों अंतिम सेशन चल रहा है, तो सभी लोग दोस्तों इस क्लास का जरूर लाभ उठाएं। चलिए पहला पॉइंट है दोस्तों, पोषक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं दोस्तों संपादन के लिए दोस्तों आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा उत्पादक, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उपापचय नियंत्रण, हमारे जो खाने का भोजन का पदार्थ है उसको नियंत्रण करना। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, और दोस्तों आपका आनुवंशिक पदार्थ। ये दोस्तों 4 प्रकार होते हैं जो कि पोषक पदार्थ के होते हैं। जो पोषक पदार्थ दोस्तों ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें दोस्तों हम ऊर्जा उत्पादक कहते हैं। जैसे कि आपका वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट, या यदि हमारे शरीर में दोस्तों इनकी मात्रा भरपूर मात्रा होती है, तो दोस्तों हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जो पोषक पदार्थ शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, उसे हम उपापचयी नियंत्रक कहलाते हैं। जो पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, उससे हम दोस्तों प्रोटीन कहते हैं। यानी कि हमारे टूटने फूटने की मरम्मत, या हम बोल सकते हैं हमारी कमजोर हड्डियों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। यदि हमारे शरीर में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा भरपूर है, हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो हमारा शरीर वृद्धि होती है शरीर में, और आपका शरीर मजबूत होता है। आनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ये दोस्तों आपके होते हैं आनुवांशिक। जैसे कि आपका एक पीढ़ी है, ठीक वैसे ही आपकी दोस्तों दूसरी पीढ़ी होती है। जैसे आपका खनिज लवण हुआ, जल हुए, विटामिन हुए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और आपके न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी क्या है दोस्तों? ये आपके आनुवांशिक पदार्थ के एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके दोस्तों आनुवंशिक गुणों में एक पीढ़ी से आपकी एक पीढ़ी के दर दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का दोस्तों हमारे शरीर में क्या आवश्यक होता है, किस काम के लिए उपयोग होता है, प्रोटीन का हमारे शरीर में होने वाले क्या क्या लाभदायक हैं, क्या क्या दोस्तों हानिकारक हैं। पहला दोस्तों पॉइंट है, प्रोटीन दोस्तों शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, हमारी शरीर की दोस्तों वृद्धि के लिए। ये दोस्तों कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों में निर्माण में भाग लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए दोस्तों वृद्धि के लिए होते हैं, और दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं।
दोस्तों एक रोग होता है मरेस्मस और दोस्तों एक होता है क्वासरकोर। ये दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। यदि हमारे शरीर में दोस्तों प्रोटीन की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दोस्तों यदि कमी हो जाती है तो दोस्तों हमें मरेस्मस और दोस्तों क्वासरकोर नामक बीमारी का रोग हो जाता है। मरेस्मस रोग से दोस्तों पेशियाँ जो हमारी मसल्स होती हैं वो वसा ऊतकों को दोस्तों क्षय हो जाता है, जिससे बच्चे अधिक ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, रोगी कमज़ोर हो जाता है और दोस्तों दुबले पतले हो जाते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और दोस्तों आंखें भीतर की ओर धंस जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आंखें दोस्तों गड्ढे में चली गई हों। ये दोस्तों कौन सा रोग होता है? मरेस्मस रोग होता है, जो अधिकतम दोस्तों बच्चों में देखा जाता है प्रोटीन की कमी से। अगला है दोस्तों क्वासरकोर। क्वासरकोर रोग के दोस्तों क्या क्या लक्षण होते हैं? ये भी दोस्तों भोजन में प्रोटीन की कमी से, जो भी हम भोजन करते हैं, जिस कुछ भोजन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो जब हमारे शरीर में भोजन से मिलने वाली जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो दोस्तों रक्त में प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है प्लाज्मा। जैसे कि आपके पदार्थ की दोस्तों 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइएगा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो वो है दोस्तों आपकी प्लाज्मा। याद रखिएगा। और प्लाज्मा में प्रोटीन की दोस्तों कमी हो जाती है, जिससे लक्षण इसके हमें क्या देखने को मिलते हैं? हाथ पैर दोस्तों आपके फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाथ पैर का फूलना होता है और आपके दोस्तों त्वचा पे सूखा पपड़ीदार हो जाना त्वचा का, यकृत का दोस्तों क्षय हो जाना तथा त्वचा में दोस्तों पिगमेंट की कमी होने पर दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। ये सभी आपके दोस्तों क्वासरकोर दोस्तों रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं दोस्तों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों आपके इन्हीं अनुपात से मिलकर बना होता है, जिसको कार्बनिक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शरीर में दोस्तों 50 से 70% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट ही करता है। हमारे शरीर में यदि देखा जाए कि हमारे शरीर में देखिए हर चीज़ होती है 100%, तो 100% में से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का कितने प्रतिशत योगदान है? तो वो है आपका 50 से 70%। 50 से 70% जो है ऊर्जा देता है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही हमारे शरीर में पहुँचता है। जैसे कि आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के दोस्तों प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों सरल अवस्था को हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि आपका ग्लूकोज हुआ, ट्राइकोज हुआ, ये आपके मोनोसैकेराइड है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों सबसे पहली और सरल अवस्था पाई जाती है। समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के दोस्तों 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है। आप सभी जानते हैं डाई को हम 2 से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, उसी जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है CO2। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। ठीक वैसे ही मोनोसैकेराइड का एक अणु और मोनोसैकेराइड के यदि 2 अणु का संयोजन होता है तो हमारा डाइसैकेराइड बनता है। जैसे कि आपका माल्टोज हुआ, जो कि आपके खाने वाले जो अन्य पदार्थ होते हैं उनमें दोस्तों माल्टोज पाया जाता है, सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये सभी आपके क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड दोस्तों कई अणुओं से मिलने वाली एक लंबी श्रृंखला को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जब मोनोसैकेराइड की दोस्तों कई सारी दोस्तों अणु मिल जाते हैं तो दोस्तों उससे पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। जब ग्लूकोज से हम गैलेक्टोज का दोस्तों मिश्रण करेंगे तो दोस्तों हमें लैक्टोज प्राप्त होगा और गैलेक्टोज को ग्लूकोज टू ग्लूकोज आपका माल्टोज रहेगा और ग्लूकोज टू फ्रक्टोज आपका सुक्रोज रहेगा। ये सभी क्या है? एक लंबी श्रृंखला, इनकी लंबी प्रोसेस श्रृंखला होती है, जो कि दोस्तों पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के दोस्तों प्रमुख कार्यों में शरीर में भोजन संचय की तरह दोस्तों कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी, जो कि दोस्तों न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ये विटामिन सी के दोस्तों प्रमुख दोस्तों कार्य होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गेहूं हुआ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आपका जैसे गेहूं हुआ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, इन सभी में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दोस्तों बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इनके सेवन से हमारे शरीर में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कभी भी कमी नहीं रहती है। क्लियर? तो ये थे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ कि यदि छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको भी दोस्तों ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों वसा, जिसको बोलते हैं फैट्स, मोटापा। दोस्तों जो वसा होता है ये ग्लिसरॉल व बसी अम्ल का दोस्तों एक एस्टर होता है, जिससे वसा जो 20% डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है और यदि वे इस ताप में
द्रव अवस्था में हो तो इसे हम दोस्तों तेल कह देते हैं। जो वसा होता है यदि वही ताप पर आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आपका वो तेल हो जाता है, और यदि ठोस अवस्था में पाया जाता है तो उसको हम वसा कहते हैं। वसा में दोस्तों आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में दोस्तों आपके पाए जाते हैं। वसा का संश्लेषण शरीर में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के मुख्य कार्यों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, त्वचा के नीचे दोस्तों जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है, और खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है। जो भी हम शरीर में दोस्तों जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो दोस्तों में हर भोजन का दोस्तों स्वाद पता होता है। और शरीर के विभिन्न अंगों को दोस्तों चोटों से बचाना, ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वसा में दोस्तों रहकर हमारे शरीर में दोस्तों इन सभी चीज़ों के दोस्तों फायदे होते हैं। वसा जो अम्ल होते हैं ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों संतृप्त वसा, और दूसरा होता है दोस्तों असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा दोस्तों अम्ल मछली के तेल तथा वनस्पति तेलों से मिलते हैं। मछली का भी तेल होता है जिसमें दोस्तों असंतृप्त वसा में डिनोट करते हैं। संतृप्त वसा दोस्तों केवल नारियल का तेल होता है और ताड़ का तेल होता है। जो आपके नारियल के तेल होते हैं, ताड़ के तेल, ये आपके संतृप्त वसा के उदाहरण हैं, और मछली का तेल और वनस्पतिक तेल ये आपके असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। एक वयस्क व्यक्ति में दोस्तों 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होनी चाहिए या होती है, कह सकते हैं। जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर दोस्तों 20 से 30% की जो ऊर्जा होती है वो दोस्तों वसा से प्राप्त होती है। क्लियर? यहाँ तक की दोस्तों आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा विटामिन्स, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के साथ आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर के भी दोस्तों एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके 20 से 25 नंबर की जो साइंस का जो पोर्शन है वो अलग से पूछा जाता है, उसके लिए दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और विटामिन्स चैप्टर जो है दोस्तों आपका अब तक के रेलवे के साथ साथ एसएससी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेंट्रल और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम जितने भी होते हैं सभी में दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चन जीके जीएस में पूछ लिए जाते हैं, और वो भी आपके विटामिन्स चैप्टर से। और आप सभी ने दोस्तों एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज जरूर होगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन्स क्या है, आविष्कार कब और किसने किया। तो विटामिन्स दोस्तों एक प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक है, इनमें से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन्स से दोस्तों हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन्स शरीर के दोस्तों मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन्स में दोस्तों आपके किन किन पदार्थों में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और दोस्तों विटामिन से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इन सभी की चर्चा भी हम आप लोगों से आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो अभी दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ विटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों फंक ने 1911 में विटामिन्स का आविष्कार किया था। तो विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा के पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा कि विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अब आता है दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग व उनके स्रोत। इसमें आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें दोस्तों देखने को मिलेंगी, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि विटामिन्स कौन कौन से विटामिन्स हैं, और उनके दोस्तों कौन कौन से केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, और कौन सी विटामिन की कमी से हमें हमारे शरीर में दोस्तों कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और हमें विटामिन्स की इस कमी से होने वाले रोग को दूर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। यानी कि विटामिन से कमी से होने वाले उनके कौन कौन से स्रोत हैं, कि किस चीज़ की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों यह रोग हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों, इसको भी हम अभी कवर करेंगे। चलिए पॉइंट दिया गया दोस्तों विटामिन ए। सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से सभी को पता होगा रतौंधी नामक रोग दोस्तों हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए का दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी संक्रमण का खतरा बना रहता है। रतौंधी रोग होता है और संक्रमण का खतरा, जिसको जीरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं, ये सारे रोग होते हैं। तो इनके स्रोत के लिए हमें दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत का तेल, ये सभी दोस्तों होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी1 या विटामिन बी भी हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों थायमीन, इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसके स्रोत है दोस्तों आपके मूंगफली हुए, तिल हुए, सूखी मिर्च हुए, बिना धुली दाल, यकृत हुआ, अंडा और सब्जियां, यानी कि लगभग स्रोत आपके दोस्तों सेम ही होते हैं।
अगला आता है दोस्तों विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का दोस्तों रासायनिक नाम होता है दोस्तों राइबोफ्लोविन। यह दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, ये दोस्तों सारे लक्षण होते हैं। और इसके स्रोत जो है वो आपके खमीर हुआ, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध के सेवन से दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी दूर हो सकती हैं। विटामिन बी 3 को हम दोस्तों बोलते हैं नियासिन, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में नियासिन की कमी से या विटामिन बी 3 की कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसको हम 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, जैसे कि शरीर में त्वचा और दाद हो जाती हैं, इनको हम पेलाग्रा रोग बोलते हैं। यह इसका स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और आपकी दोस्तों पत्तियों वाली सब्जियां। विटामिन बी 5 को हम बोलते हैं दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड। इससे हमारे शरीर में दोस्तों बुद्धि मंद हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इसके जो स्रोत हैं मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, यानी कि दोस्तों आप लगभग जो स्रोत हैं आपके लगभग सेम ही हैं सबके। विटामिन बी 6 जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का आया हुआ है, सभी आ चुके हैं एग्जाम में दोस्तों। इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से दोस्तों हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा रोग भी हो जाते हैं, त्वचा सफ़ेद पड़ जाती है। विटामिन बी 7 को बोलते हैं दोस्तों बायोटीन। इससे हमारे शरीर में लकवा मार जाता है, शरीर में दर्द होता है और बाल दोस्तों झड़ने लगते हैं। और आपके जो स्रोत है वही है मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन बी 11 को दोस्तों बोलते हैं फॉलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी भी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है, पेचिस रोग हो जाता है। विटामिन बी 12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन, इसकी कमी से दोस्तों हमें पांडु रोग हो जाता है और एनीमिया रोग हो जाता है। अगला आता है दोस्तों विटामिन सी को हम भी बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से दोस्तों हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़े फूलने लगते हैं। और विटामिन सी दोस्तों आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू का, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं आपके, मिर्च, अंकुरित अनाज हुए, मछली हुई, यकृत, तेल, दूध, अंडे, यानी कि जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं, इनके सेवन से दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती है। विटामिन डी बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसमें आपके 2 रोग होते हैं, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्कों में दोस्तों ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। जैसे कि आपका दोस्तों विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। ये सभी विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। विटामिन ई दोस्तों ये आपका टैकोफेरोल होता है, ये जनशक्ति को कम करता है। तो हमें दोस्तों पत्ती वाली सब्जियां हैं, दूध, मक्खन, अंकुरित बीज हुए, वनस्पतिक तेलों का सेवन करना चाहिए। विटामिन के दोस्तों आपका फ्लोक्विनोन होता है, जो कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो इसके लिए हमें टमाटर, हरी सब्जियां और आंतों में भी ये दोस्तों ये चीज़ें जो है उत्पन्न करता है। जो फ्लोक्विनोन जो होता है विटामिन के, तो विटामिन के का सीधा संबंध होता है दोस्तों रक्त का थक्का ना बनना। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग दोस्तों, जीवाणु और बैक्टीरिया से टिटनेस जो रोग होता है, ये दोस्तों हमारे शरीर में जब कोई भी लोहा लग जाता है तो उससे हमारे टिटनेस बीमारी बन जाती है, जो कि हमारे तंत्र को दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो कि और इसका जो जीवाणु होता है, टिटनेस का एक जीवाणु जो होता है वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, जिससे लक्षण हमारे क्या दिखाई देते हैं, तेज बुखार हो जाता है, शरीर में ऐंठन हो जाती है, जबड़ा दोस्तों मुंह का बंद हो जाता है। हैजा रोग से प्रभावित अंग दोस्तों आंत होता है, जिससे हमारा विब्रियो कॉलेरी नामक वायरस दोस्तों हमारे आंत में हो जाता है, जो कि लगातार दोस्तों में दस्त होने लगती है। टाइफाइड हमारे आंत को दोस्तों प्रभावित करता है। इसको हमारे लिए जो जीवाणु होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, तो जिससे हमारे शरीर में सिर दर्द और तेज बुखार जैसी कंडीशन हो जाती है। क्षय रोग दोस्तों हमारा प्रभावित अंग फेफड़ा होता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, जिससे हमारे शरीर को बार बार खांसी के साथ साथ कफ निकलता है, तो कभी कभी ब्लड भी दोस्तों निकलने लगता है। ये सभी दोस्तों क्षय रोग से होता है। डिप्थीरिया दोस्तों हमारी श्वास नली को दोस्तों प्रभावित करता है, और ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी दोस्तों नामक वायरस से होता है, जो कि सांस लेने में कठिनाई होती है और हमारे शरीर में दम घुटने जैसी कंडीशन होती है। प्लेग दोस्तों प्रभावित अंग फेफड़ा है, और दोनों पैरों के बीच दोस्तों हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं। और यह दोस्तों पॉस्चुरेला पेस्टिस जो होता है, ये जीवाणु की कमी से जीवाणु की वजह से होता है, जिसमें बहुत तेज बुखार और शरीर पर दोस्तों गांठियाँ सी पड़ जाती हैं। सिफिलिस रोग दोस्तों हमारा प्रभावित अंग सिसन होता है। यह दोस्तों टैपोनेमा पैलिडम वायरस की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है, जो कि सिसनों में घाव कर देता है। गोनोरिया दोस्तों यह मूत्र मार्ग से प्रभावित करता है, जो कि नाइसेरिया गोनोरियाई दोस्तों नामक जीवाणु की वजह से होता है, जो कि सूजन पैदा कर देता है। निमोनिया से दोस्तों प्रभावित अंग जो होता है वो हमारे शरीर का फेफड़ा होता है, जिसको दोस्तों डिप्लोफोकस न्यूमोनी नामक वायरस से होता है, जिससे हमारे शरीर में दोस्तों तेज बुखार हो जाता है और फेफड़ों को दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित करता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कोढ़ दोस्तों हमारे तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक वायरस की वजह से होता है, जो शरीर पर दोस्तों चकत्ते कर देता है और तंत्र को प्रभावित करता है। ये दोस्तों ये बैक्टीरिया जो होते हैं, इन्हीं से दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है दोस्तों प्रोटोजोआ, परजीवी द्वारा होने वाले रोग। कौन से दोस्तों? प्रोटोजोआ यानी कि दोस्तों परजीवी द्वारा होने वाले रोग। मलेरिया दोस्तों ये आपके क्या है? परजीवी है। पायरिया है, कालाजार, पैचिस और जो हमारे सोने की बीमारी होती है, ये सभी क्या है दोस्तों? ये आपके परजीवी रोग होते हैं। मलेरिया से दोस्तों प्रभावित अंग हमारा आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सर्कुलेशन या तिल्ली भी बोलते हैं, इनसे ये प्रभावित अंग होते हैं। ये दोस्तों हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो कि इसका वाहक जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, जो कि हमारे ठंड के साथ बुखार आता है तो हम बोलते हैं मलेरिया हो गया क्या, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोलते हैं खून टेस्ट करने के लिए बोलता है। जब खून टेस्ट करता है तो बता देता है कि आपको मलेरिया हो गया, आपको सर्दी देकर बुखार आया है। ये सभी क्या होते हैं? ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। पायरिया दोस्तों प्रभावित अंग हमारे शरीर में मसूड़े होते हैं, जो दांत के ऊपर मसूड़े होते हैं, उनमें दोस्तों ये आपका एंट अमीबा जिन्स वैलिस नामक दोस्तों परजीवी की वजह से होता है, और ये मसूड़ों में दोस्तों रक्त का निकलना इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कालाजार दोस्तों हमारे अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है, जो कि लीशमैनिया डोनावानी नामक परजीवी द्वारा होता है, और ये बालू मक्खी जो होती है इसका दोस्तों वाहक है, जिससे हमारे शरीर में दोस्तों तेज बुखार होता है। पैचिस से प्रभावित अंग दोस्तों हमारे आंत होता है, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिट का। देखिए आपको दोस्तों प्रभावित रोग, प्रभावित अंग और जो आपके परजीवी हैं और उनके वाहक और उनसे आपके लक्षण जो दिखाई देते हैं और रोग, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको सर्कल में मैंने बताए हैं ये सभी दोस्तों आपको याद रखने होंगे, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। सोने की बीमारी दोस्तों हमारे प्रभावित अंग मस्तिष्क को करती है, जो कि एक ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी से होता है, और यह दोस्तों सीसी मक्खी के काट लेने से दोस्तों हमें सारे शरीर को बहुत नींद के साथ साथ बुखार भी आने लगता है। हमारे शरीर में दोस्तों नींद तो आएगी ही, उसके साथ हमारे शरीर में दोस्तों एक हल्का सा बुखार भी रहेगा, हरारत सी बनी रहती है, ये आपकी सीसी मक्खी के काटने से होती है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास में हमने आप लोगों से विटामिन से होने वाले रोग, आपके बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग, लक्षण आपके उनके कौन कौन से वाहक होते हैं, ये सारी चर्चा हमने आप लोगों से इस वीडियो में की। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, और ये हमारी आज की जो क्लास थी वो सेकंड लास्ट क्लास थी, और कल की क्लास में यानी कि दोस्तों हमारी जो अंतिम क्लास रहेगी उसमें हम आपको विषाणु से होने वाले रोग, खनिज लवण और आपके जो बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और क्लास आप लोगों को कैसी लगी है और क्लास आप लोगों के लिए दोस्तों आपके हेल्पफुल हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी प्यारे दोस्तों में। यदि चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय समय पर मिल सके। और अब आने वाले समय में दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर आपको दोस्तों इस पर रेगुलर दोस्तों मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों को कल की क्लास में इसी समय रात 8 बजे, और आप लोगों की येलो बुक की अंतिम क्लास लेकर आएंगे। तो अंतिम क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर जुड़िएगा, और आप लोगों की जो वादा किया था वो वादा भी मेरा पूरा हो जाएगा कि आपको येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज करवाने का केवल दोस्तों आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपका दोस्तों ये वादा मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों को दोस्तों पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से कल की क्लास में इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।